गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। तो हमने आपको कल बताया था जैसा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी और इन्होंने रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है और एक समय ऐसा आएगा कि घूमते घूमते वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा और कंटिन्यूअसली एक्सलेटिंग देयर एनर्जी, और एनर्जी को एक्सलेट करने के बाद वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। लेकिन इस बात को काटने के लिए बोर्स आए। नील बोर्स ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो घूमने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अब गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो फिर एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा और एलिमेंट कैसे फिर रह पाएंगे। तो इसके बारे में बात करी। नील बोर्स साहब ने भी कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, बात सत्य है। इट इज वेरी ट्रू दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Electrons are revolving like the planets are revolving around the sun. So around the nucleus electron also revolving, but there must be fixed position or path. तो कोई ऐसा फिक्स पाथ होना चाहिए जहाँ पे वो घूमेगा। तो हम इसी चीज को बात करते हैं नील बोर्स साहब के अकॉर्डिंग। देखिए, तो ये मेरे पास सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस सेंटर पे रहेगा और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा कि अगर यहाँ पे हमने कहा पॉजिटिव चार्ज है और इनसाइड द न्यूक्लियस, हमने यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए। तो एटॉमिक नंबर डिनोट करेंगे हम जेड से। ठीक है भाई, जेड से करते हैं। और एटॉमिक नंबर होता है क्या, तो यहां मैं लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ करता है डेफिनेशन आपका दोस्तों। एटॉमिक नंबर इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट इज द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P इक्वल टू E. दिस इज द फॉर्मूला of the atomic number Z is equal to P equal to E. Atomic number. Now next, the atomic mass. Note down atomic mass. It is defined as, or simply we can say it is sum of number of protons and neutrons. Right? The atomic mass A denoted by A is equal to P plus N, number of protons plus neutrons. That is the atomic mass, that is the A. A is the symbol of atomic mass and Z is the symbol of atomic number. Here clear? Okay. Write those things, atomic number and atomic mass. ओके, चलिए अब मैं आपसे बात कर सकता हूं यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के पास। काफी इजी और काफी आप समझ सकते हैं और ये कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, बहुत ही ज्यादा।
तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के साथ ये अगर इसने कहा कि अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो इनसाइड द न्यूक्लियस क्या क्या रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हुआ करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मेरे पास न्यूक्लियस के इनसाइड में हुआ करता है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड में हुआ करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं प्लस नहीं कर, प्लस मतलब जोड़ नहीं रहा हूं उसको, ये दोनों ही हुआ करता है उसके अंदर। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करता है, तो दोनों ही कंटेन है इसमें। अब प्रोटॉन जैसा कि आपको हमने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा। तो जो प्रोटॉन की चार्ज है वो इसके ऊपर क्या करेगा, कंटेन करेगा। क्या होगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा इस पे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देख लें, ये है मेरा Q1 से हमने डिनोट कर दिया Q1 चार्ज, और ये मेरे पास है Q2 चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, R डिस्टेंस रख लिया हमने। तो फॉर्मूला क्या बना, कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा बताइए, यहां लिख रहा हूं मैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1/4 पाई, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Force is inversely proportional to the square of distance between them and directly proportional to the multiple of charges। ठीक है, ये सारी चीजें आपने सुन रखा है। ये मेरे पास इक्वेशन हमने कहा, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एक फोर्स जो इनवर्ड काम कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ, न्यूक्लियस सब की तरफ खींच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी फोर्स लगाए जाएंगे, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो वहां पे आइए, सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे बना। नाउ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसे बना, F इक्वल टू mv² अपॉन R। सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ये हुआ करता सेंट्रीपेटल फोर्स। दोनों फोर्स बैलेंस है, क्योंकि जितना अंदर खींचेगा उतना बाहर करेगा ना। दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मैं यहां पे कर दूं, दोनों फोर्स मान लीजिए इक्विवेलेंट है, तो क्या बोल सकते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, mv² अपॉन R इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक R कैंसल। अब मैं बात करता हूं Q1 Q2 की जगह पर हमें कुछ लिखना चाहिए। तो देखिए, Q1 क्या है, तो प्रोटॉन्स है, Q2 क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हम इसको लिख ले, प्रोटॉन है तो P इक्वल टू E तो होता है। ठीक है, और यानी बोर्स ने सिर्फ किसके लिए बात करी थी, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। जी हाँ, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम की बातें करी थी। मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखिए, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो केवल इन्होंने हाइड्रोजन एटम की बातें करी थी, सिर्फ हाइड्रोजन एटम। मैं फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन एटम ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो फॉर हाइड्रोजन एटम 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन,
And atomic mass is atomic number is also the for hydrogen is 1. Is it clear? Putting the value of 1. The proton is equal to Z into E. The value of the Q1 proton is ZE and electron is E. The Q1 ZE into E, how much? mb square equal to 1 by 4 pi epsilon naught ZE into E upon R. Is it clear? See there. So mb square equal to 1 by 4 pi epsilon naught ZE square upon R. This is equation third equation. Now the important one, when the electrons is revolve around the nucleus, moving around the nucleus, there must be angular velocity. There must be angular velocity, and angular velocity is called mvr. mvr for the electrons. When electron is moving, the electron have the energy also, and that energy is also equal to nh upon 2 pi. Right? mvr is equal to nh upon 2 pi. This is the angular momentum. Right? This is equation 4. Okay? Now you can write down. Write down also. From there, Q1 equal to ZE and Q2 is equal to E. We can put the value of Q1 and Q2 here, ZE into E. Right? Very simple. It is. बहुत ही आसान है. अगर आप इसे देख पा रहे हैं, आप बिल्कुल एक एक स्टेप को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा. ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा. यहां से मैं बात कर रहा हूं आपसे. रेडियस इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई MV, NH अपॉन 2 पाई MV. ठीक है, आ रही है बस. हाँ जी. And the V equal to, here I can write there also only for radius. Now the equation becomes, put the value of V also, and V equal to NH upon 2 pi mr. Right? So putting the value of V in equation third. Now here, putting the value of V in equation third. We can find the value of radius, no doubt. Putting the value of R, mv square one by 4 pi naught ZE square upon R, mh upon 2 pi mr, m into nh upon 2 pi mr square 4 pi epsilon naught ZE square upon R. Now this will becomes m into n square h square upon 4 pi square m square R square 4 pi naught ZE square upon R. 1 R will be cancelled, 4 will be cancelled, pi will be cancelled, 1 m, and anything more? No. Now we can write the 1 upon R, remaining
1/r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन n square h square. Pi also remain, m also remain. So here upward pi m n square h square is psi naught. Okay, this is the remaining part. Now we can write again here. मैं आपको यहां लिख के देखा, देखिए नोट डाउन करिए वन साइड, बहुत ही सिंपल है। तो आपको मिल गया यहाँ पे रेडियस इक्वल टू, देखिए ये मिल गया। मैं यहां लिख रहा हूं अगेन, तो 1/r इक्वल टू जेड स्क्वायर पाई m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल गया यहां से। रेसिप्रोकल करिए तो r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पाई m। नाउ जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकालेंगे, n टर्म लेके हम चल रहे हैं, आर एन रेडियस हम कितना ले चल रहे हैं, n, ठीक है। तो आर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है, एसआई नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, Planck constant, this is the Planck constant, and this is the charge of electron square pi 22/7. This is the mass of electron, this is the constant term, and variable is n square upon z. When this is constant, the value is 52.8 picometer and 0.0528 angstrom value. Is it right? तो आपके पास ये बन जाएंगे रेडियस की वैल्यू। तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं आर एन इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, नोट कर लीजिए। बिल्कुल समझिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बहुत ही आसान। मान लीजिए मैंने कहा इसकी R1 की वैल्यू कितनी है, कितनी हो जाएगी, बोलिए 0.0528। रेडियस 1, ये देखिए न्यूक्लियस है पहला, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू होगी, कितनी रेडियस होगी, n इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला जेड की वैल्यू कितना 0.0528 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, बहुत ही आसान। इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। R1 निकाल लिया, आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, find the value of पहला R2, R3, R4, रेडियस 2, वेलोसिटी। आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, R की वैल्यू जो दिया था ना, R की वैल्यू आप पुट करिए क्वेश्चन 3 में, तो v निकल जाएगा वेलोसिटी। ट्राई करिए, फिर मैं आपसे कल इस पर बात करता हूं। ट्राई कर सकते हैं, नहीं
चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। वेट, ठीक है। तो आप इसमें N1 R1 की वैल्यू निकाल दिए, N2 की वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हैं आप। तो R2 इज इक्वल टू 0.0528 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 स्क्वायर अपॉन 1, तो आप निकाल सकते हैं। बोलिए, R3 की वैल्यू निकालना होगा आसान, 0.0528 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 1, तो R3 की वैल्यू निकलेगा। आप देख पा रहे हैं पहला जो रेडियस था वो 0.0528 है, दूसरा क्या होगा बढ़ेगा, तीसरा क्या होगा और बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, न्यूक्लियस जैसे जैसे हम दूर जाएंगे रेडियस क्या होगा बिगर होता जाएगा। बात है समझ में? ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे बात करता हूँ वेलोसिटी। आपने कहा वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। ये होमवर्क नोट कर लिए थे आप। आपको मैं वेलोसिटी भी बनाकर देख सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या था, बोलिए, R इक्वल टू NH अपॉन 2πmv था। इस वैल्यू का रखना था इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या है, mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन R है। R को लिए रखिए, पुट करिए, mv स्क्वायर 1/4π एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, R क्या है NH अपॉन 2πmv। कटाइए, देखिए, तो v इक्वल टू कितना होगा, छप्पन के NH, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, तो Vn इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट H। कांस्टेंट V नॉट, ये मेरे पास क्या होगा V नॉट होगा। इसकी वैल्यू कितनी है 2.11 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इतना बिल्कुल आसान। तो Vn इज इक्वल टू V नॉट इंटू जेड अपॉन एन, दिस इज द वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, बिल्कुल। अगर मैं V1 बोलूंगा कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगी, वेलोसिटी होगी, तो 2.11 10⁶ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूमना चाहिए। अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाएगा,